नमस्कार दर्शकों, देश के नंबर 1 डिबेट शो प्रश्नकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। सत्ता, शासन और सरकारों के लिए जब पड़ जाता है प्रश्नों का काल, हम लेकर आते हैं प्रश्नकाल। यूपी में एसआईआर का काम क्या ठीक तरीके से नहीं किया गया? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा? बीजेपी को हर सीट पर 61,000 वोटों के नुकसान का दावा कितना सच्चा है? एसआईआर के बहाने वोटिंग राइट छीने जाने का आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, क्या सही है? अगले घंटे लगातार ये सब कुछ, लेकिन पहले इस वक्त की प्रश्नकाल हेडलाइंस। कांग्रेस ने किया ऐलान, 5 जनवरी से देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान। मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा देश में चल रहा वन मैन शो। दिग्विजय सिंह ने उठाए कांग्रेस पर सवाल, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की पुरानी फोटो शेयर कर बीजेपी आरएसएस की तारीफ की, सियासत करवाई। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, हाईवे पर आईजी मिलने से मचा हड़कंप, सीआरपीएफ और पुलिस ने संभाला मोर्चा। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन आघात, 24 घंटे में हिरासत में लिए गए 2800 संदिग्ध, 600 लोग किए गए गिरफ्तार, बड़ी तादाद में पिस्टल, कारतूस और चाकू जब्त। जयपुर के चौमू में हिंसा के बाद हाई अलर्ट, मामले में 110 लोग गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में कई लोग। कल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही। आप प्रश्नकाल देख रहे हैं। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया। इसमें प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया, एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे। प्रदेश के फाइनल आंकड़े और वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी हो जाएगी। 26 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब करीब 2.89 करोड़ मतदाता कम हुए हैं। इनमें 1.26 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो गए। 45.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं। 84.20 लाख लापता हैं। 9.37 लाख ने फॉर्म तक जमा नहीं किया। इससे पहले 11 दिसंबर को यूपी में निर्वाचन आयोग ने बताया था कि प्रदेश में 2.91 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं, यानी 15 दिन की समय अवधि बढ़ाने के बावजूद सिर्फ 2 लाख वोटर्स बढ़े हैं। चुनाव आयोग का डेटा जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, यूपी बीजेपी में दिखाई दे रहा आपसी घमासान भले ही सतह पर नहीं आया हो, लेकिन किसी विद्रोही बैठक का परिणाम जरूर हो सकता है। इसके पीछे वास्तविक वजह एसआईआर प्रक्रिया में करोड़ों वोटर्स का कटना है। जितने वोट कटे उनमें से 85 से 90% बीजेपी के वोटर्स हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के यूपी की हर एक सीट पर अनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी क्या सरकार बनाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर, फिर प्रश्नकाल की शुरुआत। देखिए, अखिलेश यादव बाबू सपना देख रहे हैं दिन में, कदर चिंता न करें। 27 में सपा की गुंडई अराजकता को प्रदेश कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपको फिर खारिज होना है। भारतीय जनता पार्टी 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कि ट्रेस हुए हैं कि इतने लोग मरे हुए हैं, इतने लोग जो है शिफ्ट कर गए हैं, उनके नाम अब हट जाना चाहिए लिस्ट से। हैं, हम कह रहे हैं अभी तो अवसर है ना कि जिनको अगर जिनका नहीं हुआ उसमें नहीं कागज है तो कागज दे के नाम जुड़वा लें। किसी परिवार के सदस्य होंगे ना, ऐसे तो कहीं से टपक तो गए नहीं होंगे। हैं, समस्या कुछ तो इस तरीके की भ्रम नहीं। जिनके नाम जुड़ने हैं जुड़ेंगे और जिनके कटने अब कटेंगे। मरे हुए लोगों हटेंगे, शिफ्ट होना हटेंगे, जो फर्जी होंगे हटेंगे। तमाम लोग ऐसे लोग हैं। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, 25-26 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, 1 महीना समय आपने उत्तर प्रदेश को भी दिया, 1 महीने का समय आपने केरल को भी दिया है, 1 महीने का समय बंगाल, फिर एक हफ्ता करके आप बढ़ाते चले गए। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो उसका क्षेत्रफल है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश को कम से कम 6 से 8 महीने का समय मिलना चाहिए था। कि उसके पहले भी प्रक्रिया हुई है। अभी 27 का चुनाव था, आपको पूरा उत्तर प्रदेश को समय देकर यहाँ के एक एक मत को, एक एक चीजों को देखना चाहिए था। और ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के साथ, यहाँ के वोटर्स के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी
एसआईआर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो पीडीए के वोट को काटना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो गांव गांव गली गली दरवाजे दरवाजे जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, वोट बनवाता रहा, जो पात्र वोट हैं उनके वोट ना कटे इसके लिए ध्यान देता रहा। इसलिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के वोट को बनवाने का काम किया, बचाने का काम किया। जो वोटर्स के नाम कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, क्योंकि वो गांव और शहर में दोनों जगह वोटर थे और कहीं ना कहीं वो बड़ी संख्या में 2.89 लाख वोट उत्तर प्रदेश से कटे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात को देखा जाना चाहिए। मैं तो इसको इस हिसाब से देखता हूं कि कहीं ना कोई चूक है ही है। एक चीज़ समझने की है कि 16 करोड़ के आसपास वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। आप जितना 50 लाख 55 लाख जनसंख्या वाले स्टेट को समय दे रहे हो उतना ही यूपी को भी दे रहे हो। 4 दिन बढ़ा दिया, 6 दिन बढ़ा दिया, ऐसे क्या जल्दी है? क्यों इतना प्रेशर है कि आपको सब तुरंत खत्म कर लेना है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने शुरू में ही आशंका जाहिर की थी कि 3 करोड़ मतदाता करीब जो है ड्राफ्ट सूची से बाहर हो जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आया कि भाजपा ने किस तरह से एसआईआर कराया कि इतने बड़ी संख्या में मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए। ये करीब 20% की संख्या है मतदाताओं की। तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा को एसआईआर को टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, प्रश्नकाल का सवाल प्रश्न भी सुन लीजिए जिस पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या यूपी में एसआईआर का काम ठीक तरीके से नहीं किया गया है? इसमें अनियमितता है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार, क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? यह आरोप भी लगातार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगाता रहा है। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम 1 घंटे डिबेट करने वाले हैं, 2.89 करोड़ वोटर्स का नाम कटने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे प्रश्नकाल में। प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 4, बीजेपी को हर सीट पर 61,000 वोटों के नुकसान का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश बाबू कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, एसआईआर के बहाने वोटिंग राइट छीने जाने का आरोप क्या सही है? यह भी विपक्ष लगातार बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नकाल के दौरान। अश्वनी शाही जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। रत्ना पांडे जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रत्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर्वेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है प्रश्नकाल में। सबसे पहला सवाल मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा। सर्वेश भाई, अखिलेश यादव जी बहुत कैलकुलेटिव हैं, डेटाज नंबर्स का बड़ा खेल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आते हैं तो नंबर्स के साथ आते हैं, लेकिन ये वाला नंबर कहां से मिला कि 80-90% जो वोटर हैं वो बीजेपी के कट गए? ये नंबर कहां से मिला कि हर सीट पर 61,000 वोटर बीजेपी के माइनस हो गए? ये वाला डेटा कहां से मिला आप लोगों को, जरा बताइए। बहुत बेसिक डेटा है अमित भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इंजीनियर हैं, बीटेक और एमटेक हैं, तो मैथ्स उनकी बढ़िया होगी। बाकी लोगों की तरह नहीं है जिनकी डिग्री भी क्लियर नहीं होती कि कहाँ से आई है, उस पर भी विवाद होता है। तो मैथ्स उनकी बेसिक अरेना है, उनका एम्बिट है, तो ऑब्वियसली उनके आंकड़े ठीक होंगे। और उन्होंने बहुत बेसिक सा वो सब कुछ लिख के साफ किया है कि 2.89, पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था 4 करोड़ की बात, अब वो 2.89 पे आ गया है आंकड़ा। 2.89 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसके 85 करोड़ की भी बात, 85% की भी बात करें तो अगर हम 403 से उसका विभाजन करें, हम उसको भाग दें, तो उसके बाद 61,000 हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम हो रहे हैं। दिस इज वेरी बेसिक मैथमेटिक्स जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो ये 61,000 जो है वो बहुत बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है कि ये भाजपा के कम हो रहे हैं। ये ओन गोल एक फुटबॉल में टर्म होता है, ये ओन गोल हुआ है भाजपा का, जो इतने दिनों से जद्दोजहद चल रही थी कि हम नहीं, पहले तो ही आपके कह भी रहे तो थे। कम हो सकते हैं 61,000 में 10-20-50,000 आपके भी तो हो सकते हैं। सर्वेश भाई, सवाल मेरा ये था कि ये डेटा जो 61,000 का है, मैथ्स के बारे में नहीं पूछ रहा था मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के ही कैसे कट रहे हैं? ये बीएसपी के भी कट सकते हैं, कांग्रेस के भी कट सकते हैं, आपके भी कट सकते हैं। हमने जो भी वोट हैं जो लगते थे कि जो हमारे वोट हैं, उन पे पूरी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, क्योंकि हमें पता था कि जब आपके खिलाफ पूरा प्रशासन चल रहा है, हमने उपचुनाव में भी देखा, हमने बिहार के चुनाव में देखा, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप जगह जगह जाओ, और हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी ग्राउंड की पार्टी है,
वो कार्यकर्ताओं ने जमीनी तौर पे पीडीए प्रहरी के रूप में काम किया और उसकी एक एक जगह की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डायरेक्ट मिल रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे एक्सेसिबल नेता है, भाजपा की तरह नहीं है कि शीर्ष क्रम में कार्यकर्ताओं तक पहुंच नहीं होती कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो उस हिसाब से वो जो कह रहे हैं उनको पता है कि कार्यकर्ताओं ने कहाँ कहाँ काम किया है, उसके बेसिस पे उनके आंकड़े हैं। और ये जो भाजपा चल रही थी एसआईआर में, आपने खुद देखा होगा, हम पहले ये कह रहे थे कि भाई समय बढ़ाया जाए, और वो इसलिए कह रहे थे कि जो एसआईआर में लोग जो संलिप्त थे, जो काम कर रहे थे, सरकारी तंत्र काम कर रहा था, बेचारे आत्महत्या करने पे उतारू, उनको मजबूरी हो गई थी, वो कर रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने फिर समयावधि बढ़ाई, टाइम पे वीक्स के तौर पे बढ़ाई। वो वैसे ही था जैसे क्रिकेट में जो नया कप्तान होता है जिसको कुछ नहीं पता होता है, वो हर शॉट के हिसाब से फील्डिंग सेट करता है कि अब ये बैट्समैन आया, अब ये यहाँ लगाएगा। तो वैसे ही जो नौसिखिया कप्तान, वैसे ही काम चल रहा था एसआईआर का। अब ये ओन गोल है, और देखिए 4 करोड़ से अभी भी हम एक सवाल कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लिखा है, ये ट्वीट किया है। आप सीधी सी बात है, 4 करोड़ की बात करके अब 2.89 पे आ गए। अब बेसिक मैथमेटिक्स फिर है कि 1.1 कहाँ गया। अब ये जो है, ये नए लोग या तो जुड़े हैं, ये कहां से आए हैं, ये केवल डिजिटल एग्जिस्टेंस है कि ये सही में ग्राउंड पे वोटर हैं, ये भी एक सवाल है। और वो जो आपका सवाल नंबर 4 या 5 था मेरे ख्याल से कि चुनाव आयोग किसकी तरफ से खेल रहा है, वो उसका जवाब है ही। ठीक है। तो वो बहुत बेसिक चीजें हैं और वो बहुत ट्रांसपेरेंट राजनीति करते हैं, बहुत पॉजिटिव राजनीति करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वो सबके सामने होता है, आप अच्छे से जानते हैं इसको। राइट, ठीक है। इससे पहले कि मैं अश्विनी जी के पास जाऊं, अश्विनी जी एक कांग्रेस से रिएक्शन ले लूं, फिर आप कंबाइंड जवाब दोनों पार्टियों का दीजिएगा। रत्ना जी, एसआईआर को लेकर सबसे पहले अगर कोई पार्टी देश में मुखर हुई तो वो आपकी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। राहुल गांधी ने देशव्यापी एक इसे आंदोलन, एक ऐसी रेड बीजेपी पर आप लोगों ने की। बिहार इलेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे दक्षिण भारत की बात कर लीजिए, अब बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध है, तो नॉन बीजेपी जितने स्टेट्स हैं वो एसआईआर का विरोध जमकर कर रहे हैं। बिहार में भी इसका विरोध जमकर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मसले को दूसरी पार्टियां, आपके एलाइज ज्यादा तरीके से कैश कर पा रहे हैं बनिस्बत की कांग्रेस के। बिहार में आप ये मसला लेकर गए, लेकिन जैसे ही बिहार में वोटिंग नजदीक आई, जैसे ही वहां पर चुनाव होने वाले थे, उसके बाद राहुल गांधी सीन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आपके बिहार के जो एलाई हैं वो रोटी कपड़ा मकान के मसले पर आ जाते हैं, उनका मैनिफेस्टो फिर वैसे ही घूमने लगता है बीजेपी के आसपास, और राहुल गांधी सीन से गायब हो जाते हैं। उसके बाद संसद में एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर आते हैं, 200-400 सांसद रोड पर आते हैं देश अलग अलग पार्टियों के, और वो इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने की बात करते हैं। फिर शीतकालीन सत्र आता है, वहां पर भी एसआईआर का मुद्दा इतने प्रबलता से नहीं उठाया गया, लेकिन अखिलेश यादव अब एसआईआर को बिल्कुल कैश करने में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में भी आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। अब क्या विधानसभा चुनाव का जो नैरेटिव है, जो केमिस्ट्री है, जो वहां पर आप लोगों की गणित है, अंगणित है, उस पर कहां से आप समाजवादी पार्टी को फिट बैठता देख रहे हैं? और दूसरा सवाल यह भी था कि आपका मुद्दा हाईजैक करने में आपके एलाई लग गए हैं क्या? रत्ना जी, आप सभी को नमस्कार के साथ भी मैं कहना चाहूंगी नमस्कार कि हमारे एलाइज और हम एक ही उद्देश्य को लेकर चले थे और आज भी उसी उद्देश्य पर कायम है। तो कोई हमारा मुद्दा हाईजैक नहीं कर रहा है। अखिलेश जी जितना सीरियसली ले रहे हैं एसआईआर को, राहुल जी भी उतना ही सीरियस। राहुल जी उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, रत्ना जी बात करूंगी जी। राहुल जी उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जितना अखिलेश बाबू राहुल जी बिल्कुल सीरियस है। राहुल जी की तैयार की गई रूपरेखा है, और राहुल जी और अखिलेश जी के बीच किसी तरीके का कोई मतभेद इस बात को लेकर तो नहीं। जी रत्ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोकतांत्रिक अधिकार को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया एसआईआर, राइट, ये बीजेपी के लिए खुद घातक होने वाला है। राइट, आप कह रहे हैं किस तरीके से ये बीजेपी को घातक होगा। वस्तुतः अगर केवल यूपी की बात करते हैं तो जो कल सुबह डेटा के साथ ये कहा गया कि गाजियाबाद और लखनऊ में 30% वोट लगभग कट गए हैं, इसलिए वो बीजेपी के कटे हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि शहरी पॉपुलेशन बीजेपी का वोटर अभी तक माना जाता रहा है, डायरेक्टली उन्हीं की लॉस होने वाला। दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं, उन्होंने अपने बूथ पर सतर्कता के साथ अपने सभी वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड बनवाने में हेल्प किया है। तो हमें लगता है कि हमारे तो सब सही है, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। और मैं फिर दोबारा बात कहूंगी, माननीय अमित शाह जी एसआईआर को घुसपैठिए से जोड़कर लाए थे। बिहार गुजरे, आज 2-3 महीने गुजर चुके हैं, एक भी घुसपैठिए का नाम अधिकृत रूप से सरकार प्रस्तुत नहीं कर चुकी है। राइट, बात की जा रही थी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिया हैं। वेस्ट बंगाल को ये लोग मानते हैं कि वहाँ भारत के कम और घुसपैठिए ज्यादा रहते हैं, तो सबसे कम वोट वहां कटा है, जो आंकड़ा अभी आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि हवाई कुछ भी बोलना बीजेपी ने अपना सेट उपक्रम बना लिया है, क्योंकि
हिंदू मुसलमान करते बहुत साल गुजर गए। अब मुसलमान शब्द में इन्हें लगता है कि वो लुक्रेटिव झगड़े का मुद्दा नहीं रहा, इसलिए डराने के लिए हिंदुओं को एक घुसपैठिया शब्द ले आए। जहां चुनाव होगा घुसपैठिए खड़े कर दिए जाएंगे। चुनाव के बाद आंकड़े आपने अगर किया है एसआईआर तो बताइए कहाँ है घुसपैठिए, कितने हैं घुसपैठिए और कितने डिपोर्ट किए जा चुके बांग्लादेश या उनके अन्य देशों में जहां से भी आए होंगे। कुछ नहीं। एक घुसपैठिया तो मेरे ख्याल से नोएडा में रहती है सीमा जी, नहीं पकड़ सकते अमित शाह जी और माननीय मोदी जी। मैं बुलाती हूँ, पकड़िए ना घुसपैठिया। महिला 4 बच्चों के साथ खुला डंका बजाते आ गई और आपने बहू मान लिया। आप बहुत बड़े दरिया दिल दिखा रहे हैं और मुझे घुसपैठिया का डर दिखाते हैं, मुझे एसआईआर में फंसाते हैं। पकड़िए ना। पूरा भारत की फोर्स क्यों नहीं उसको, सीमा जी को पकड़ के डिपोर्ट करती या कोई और संवैधानिक प्रक्रिया की जाती। तो एसआईआर सिर्फ और सिर्फ गरीब वंचितों के वोट को प्रभाव करने की एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा कार्यक्रम है और इतनी जल्दी में किया जा रहा है कि जिसका रिजल्ट तो गलत होना ही होना है। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन मैम। इतने बड़े प्रदेश में ठीक है, इतनी जल्दी क्यों है पता नहीं मोदी जी को। ठीक। अश्वनी जी, आई एम वेरी श्योर आपने सारे पॉइंट्स देख लिए दोनों विपक्षी दलों के। अब मेरा सवाल आपसे यही है, 61,000 वोट हर सीट पे जो कट रहे हैं अनुपातिक, जो उन्होंने एक्स पर लिखा अखिलेश बाबू ने, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कैसे पता चल जाता है कि 61,000 वोट में कांग्रेस के कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं, उनके कितने हैं। मुझे ये लगता है कि अगर वोट कट रहे हैं तो मिक्स बंच है, सभी के वोट कट रहे हैं। अगर वोटर का नाम माइनस हो रहा है तो सभी के वोटर कट रहे हैं, सभी के वोट कटने चाहिए। अगर यही बात अगर वहां पर थी तो पश्चिम बंगाल तो अभी चलिए अभी बहुत वक्त है, बिहार की मैं बात कर रहा हूं। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर वोट कटे, वहां पर भी ये नैरेटिव क्यों नहीं बोला गया कि भाई जो वोट कटे हैं वो बीजेपी के कटे हैं, लेकिन वहां पे तो कट गए वोट सारे विपक्षी पार्टियों का, ऐसा लगा। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देख के लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा मुकम्मल वोट पड़ा है। ये समाजवादी पार्टी कैसे बता रही है कि 61,000 वोट आपके पर यूनिट पे कट रहे हैं? ये कैसे डेटा निकला है कि आप ही के कट रहे हैं? अमित जी देखिए, अश्वनी जी, अमित जी चूंकि आपको पता इसलिए नहीं चलेगा, देखिए आपके नीचे नाम के लिखे अमित सिंह, हाँ, जर्नलिस्ट लिख के आ रहा है, जर्नलिस्ट अमित सिंह लिख के आ रहा है। राइट सर। तो आप जर्नलिस्ट हैं, हमारे सामने लिख के आ रहा है प्रवक्ता। हम लोग इंजीनियर नहीं हैं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इंजीनियर नहीं हैं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये तो अखिलेश जी को पता चलेगा कि वो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर का मैथ बहुत बढ़िया होता है, अच्छी बात है। लेकिन आज की इस डिबेट को अमित जी, आप वैसे आपके यहाँ तो लाइब्रेरी में सब रहता होगा, लेकिन मैं भी नजीर बनाकर रखूंगा और ये जरूर अखिलेश जी का ये बयान याद रहेगा जिस दिन 2027 में चुनाव हो जाएगा और ये हार जाएंगे, फिर कैसे कहेंगे कि ये पढ़ाई, ये गणित, वो सब कहाँ चला जाएगा? नहीं, मैं आपको भेजूंगा अश्विनी भाई, मैं आपको ये शो का लिंक दूंगा, आप रखे रहिएगा और हम फिर डिबेट करेंगे इस पे। हाँ अश्विनी जी, हाँ। जी 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 27 में चुनाव के बाद हम रिजल्ट के बाद फिर इस पर डिबेट करेंगे, क्योंकि अभी बिहार में अमित जी यही आपने जो बोला यही हुआ है। बिहार में ये हो जाएगा, वहां ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बड़ा हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने वो मुहिम चलाया, हर बाद में कंबोडिया भाग गए जब चुनाव होने लगा और तेजस्वी जी ने उस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया। तो रत्ना पांडे जी कह रहे थे कि हम एलाइज हमारे एक साथ लेकर चले थे, तो वो एलाइज जिसके साथ आप लड़ी उसने तो पल्ला झाड़ लिया एसआईआर से। तो ऐसा देखिए, एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग कराता रहता है और इस बार भी जो इन लोगों ने हल्ला हंगामा मचाया है, मैं आपको उत्तर प्रदेश की चीज बता रहा हूँ। रत्ना जी धैर्य से थोड़ा सुन लीजिए, हमने तो सबको सुना, दोनों भाई और आपको भी सुना। भाग गए कहिएगा तो मैं नहीं सुनूंगी भाई साहब। रत्ना जी जस्ट अलाउ अश्विनी जी स्पीक। रत्ना जी, I'll give you time, I'll give you time। रत्ना जी, I'll give you time, I'll give you time। आप अपने समय पर हमको गाली दे लीजिएगा, अच्छा है रत्ना जी, लेकिन आपके एलओपी तो आपका, अब देखिए अब थोड़ा सा बोलना पड़ेगा अमित जी। कांग्रेस का 125वां स्थापना दिवस था और वो थाईलैंड में पाए गए थे, तो बताइए क्या कहा जाए? भागना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कांग्रेस सोनी के परिवार से है ना, तो कहाँ चले गए थे? वो मुद्दा नहीं है आज का, मुद्दा वो नहीं है आज का। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रिया चल रही है, बीएलओज ने गांव-गांव में लिस्ट चस्पा कर दिया है कि जो जिसका नाम, और 3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, लिस्ट चस्पा हो गया है सबके यहाँ अपना। उन्होंने बताया भाई जिसका नाम नहीं है उसका नाम जो है इसमें आप लोग जुड़वा लीजिए। तो सब लोगों ने नए फॉर्म भर के नाम जुड़वाने की जो प्रक्रिया है उससे नाम जुड़वा रहे हैं जिसका छूटा हुआ है।
सबसे बड़ी बात है अमित जी, 1 करोड़ नाम मिसिंग है। लगभग 1 करोड़ आप दिखा रहे हैं, और हम लोगों को भी जो जानकारी मिली 1 करोड़ नाम मिसिंग है सर। ये ये 1 करोड़ नाम मिसिंग है। आखिर जब बीएलए और बीएलओ, अभी सर्वेश भाई ने कहा कि हमारे भी कार्यकर्ता गए, तो वो अच्छी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में तो खैर समाजवादी पार्टी का जनाधार भी है, बीएलए भी होंगे इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास भी बीएलए हैं, बीएलओ जो अपना काम कर ही रहे हैं। तो सब जगह जाकर उन 1 करोड़ मिसिंग का क्यों नहीं लिखवा पाया कोई? और ये अचानक जो है 1 करोड़ वोट, चाहे वो डेड अलग है उसमें से, ऐसा नहीं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरा नाम आज लगभग 20 साल से लखनऊ में चला आ रहा था, और गांव पे भी था। मैंने इस बार एक लखनऊ का नाम कटवा के अपने गांव पे हमने अपना नाम करा दिया। हमारा नाम एक जगह से कट गया, तो हमारे परिवार में 4 लोग हैं, तो 4 गया ना डुप्लीकेट, इसी को डुप्लीकेसी कहते हैं कि 2 जगह हमारा नाम चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने कराया है। आप नोएडा में बस गए तो अपने गांव से कटा के नोएडा में करा लिया आपने जी। ये पारदर्शी व्यवस्था हुई है, इसमें कहीं किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं। और खास करके आखिरी लाइन बोलता हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो विचलित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि 61,000 अगर हमारे वोट कट गए तो ये लोग आज से ही मान लेंगे लोग चुनाव जीत गए, क्योंकि 2 करोड़ 28 बताइए 50% वोट पड़ता है। अगर 2-2.5 करोड़ वोट कट गए, उसमें भी अखिलेश जी कह रहे 3.5 करोड़ बाहर गए हैं, तो बाहर गए हैं तो सबके गांव में नाम भरे गए हैं, उनके परिवार के लोगों ने फॉर्म भरा है जिसका यहां भरना था। तो भाई आज ऐसे विजय मनाइए, हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग अपनी मेहनत करें। ठीक है अश्विनी भाई, पॉइंट टेकन अश्विनी भाई। निरंजन जी देखिए, अब एसआईआर की प्रक्रिया भले हो हल्ला विपक्ष कर रहा है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है, बढ़िया चल रही है। इलेक्शन कमीशन का जो टाइम टेबल होता है, जो फ्लो चार्ट होता है, उसके हिसाब से चल रहा है। जिसको जो कहना हो, इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रेंग रही है, काम चल रहा है। बीएलओ की मौत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है यूपी में, इतना हो हल्ला हुआ। विधानसभा तक में बात की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता और ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ा है। यूपी का जो एसआईआर है, ये सिर्फ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 में चुनाव है और 2-2.5 करोड़ वोट कट जाना कोई सामान्य बात नहीं है। यूपी बहुत 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 वोटर्स वाला प्रदेश नहीं है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल नैरेटिव की बात आती है, निरंजन जी, अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बात कह रही है, मुझे लगता है कि सिर्फ टोटल विधानसभा सीटों से टोटल वोटों को डिवाइड कर देने से नंबर्स निकल जाए, तो फिर इससे ये कयास या इम्कान लगा लिया जाए कि बीजेपी के इतने वोट कट गए या हमारे इतने वोट जुड़ गए, थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगता है निरंजन जी। देखिए मिजिद, आपकी इस डिबेट के अंदर 2-3 बिंदु निकल कर आए हैं और मैं 2-3 बिंदुओं पे बात करूंगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप मुझे पर्याप्त I'll give you time, sir. I'll give you time to speak. No worries, sir. हाँ, पहली बात तो देखिए, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर विपक्ष 2-3 मुद्दे उठा रहा है, उसके अंदर बाकी चीजों से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन एक चीज से मेरा भी सहमति बनती है, और वो ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी हड़बड़ी या यूं कहें कि इतना कम समय, मैं इस चीज को उचित नहीं मानता। मेरे हिसाब से इनको पर्याप्त समय देना चाहिए, कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय देना चाहिए। वो इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई और ये फलाना, देखिए जो एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर जो बीएलओ जो शामिल है, वो बीएलओ या तो आंगनबाड़ी के हैं, या वो तहसील के हैं, या वो स्कूली शिक्षक हैं, यानी कि सरकार की मशीनरी के लोग हैं। और अमित जी, आश्चर्य तब होता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि जब एक राशन कार्ड बनवाने जाओ, एक व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाने के अंदर 1.5 महीना लग जाता है। अगर एक व्यक्ति अपना पासपोर्ट बनवाने जाए तो एक व्यक्ति का पासपोर्ट बनने में 1.5 महीना लग जाता है। अरे सर 4 महीने लगते हैं सर, 1.5 महीना अभी भी 4 महीने लगते हैं, 5 महीने सर, अभी भी 1.5 महीने में नहीं आता पासपोर्ट। कम से कम बता रहा हूं, मैं कम से कम बता रहा हूं। जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम यूपी के 16 करोड़ लोगों का एसआईआर 1.5 महीने में करवा देंगे, तो थोड़ी सी बात मुझे पचती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब आती है विपक्ष की दूसरी बात, जो वो कहते हैं कि एसआईआर करके भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। तो भाई अगर मुझे एक बात बताइए कि जब आपके बीएलए जितने भी हैं, उन्होंने बड़ी चतुराई से और बड़ी जिसको कहते हैं जागरूकता से अपने सारे वोट जुड़वा लिए, और जो वोट कटे हैं वो भाजपा के कटे हैं,
तो फिर वोट चोरी का मुद्दा तो खत्म हो गया। फिर राहुल गांधी जी जो इतने दिन से बात कर रहे थे, वो तो इसका मतलब वो जनता को भरमा रहे थे। एग्जैक्टली। हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा दल है कि जो एसआईआर के अंदर घपलेबाजी करके अपने वोट कटवा रही है, और अखिलेश जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए। तो बड़ा समझ से परे की चीज है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आता कि इन नेताओं की जो समझने की या समझाने की क्षमता कम हो गई, या इस देश की जो जनता जी उसको ये ज्यादा मूर्ख मानने लग गए कि जो हम बोल देंगे, हम उल्टा बोल देंगे तो भी जनता मान लेगी, हम एक ही चीज को उल्टा बोल देंगे तो भी जनता मान लेगी। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात अब आती है, भारतीय जनता पार्टी इससे लाभान्वित होगी। वोट किसके कटे, जो भी 2 करोड़ 90 लाख के करीब वोट कटे हैं वो किसके कटे नहीं कटे, तो थोड़ा सा देखिए, मेरा इस चीज के अंदर मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शायद ये जो एसआईआर है ये बैकफायर कर दे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अहम और वहम से लबरेज है। इसके अंदर पूरी की पूरी सरकार की बात कर रहा हूं और पूरी की पूरी मैं संगठन की बात कर रहा हूं। और उसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। और आज तक ये तो कहते हैं आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया फलाना। 10 सेकंड का समय और दीजिएगा, मैं बात कंप्लीट करूंगा, मेरा संदर्भ समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती है कि आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया। मेरे को तो आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया और उसी से सीमावर्ती मध्य प्रदेश है, वहां पे 28 की 29 सीटें जीत गए, वहां पे कोई आरक्षण का मुद्दा बैकफायर नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया, लेकिन उड़ीसा के अंदर आरक्षण का मुद्दा बैकफायर नहीं किया। भाई, दलित और पिछड़े तो वहां पे भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 में उत्तर प्रदेश में झटका लगा, राजस्थान में झटका लगा, 2-3 प्रदेशों के अंदर ही वो आरक्षण का मुद्दा बैकफायर क्यों कर गया? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, कैडर की जिस तरीके से बेकदरी हो रही है, उसी का परिणाम है कि जो 18 तारीख को फार्म जमा हो जाने चाहिए थे, वो उस दिन 5 करोड़ 90 लाख फार्म जो है वो मिसिंग थे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस चीज के लिए इस मुद्दे को अपने हाथ में लेना पड़ा और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं की जो उनसे उन्होंने इंटैक्ट किया, तब जाकर के आप ये मान के चलिए अब वो 5 करोड़ 90 लाख की जगह 2 करोड़ 90 लाख पे आके रुक गया। तो क्या माना जाएगा कि भाई ये निरंजन जी, पार्टी के ठीक है, पॉइंट टेकन, निरंजन जी पॉइंट टेकन। पूरा पैनल मेरे साथ रहिए, स्टे विद मी। एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं सर्वेश, उसके बाद मैं आऊंगा। तो ये पार्ट 2 में हम ये मुद्दा उठाएंगे प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में, क्या एसआईआर और एसआईआर से फर्क नहीं पड़ता, मुद्दे और जो कैंपेन है, जो मैनिफेस्टो है, उससे चुनाव जीते और हारे जाते हैं। एसआईआर हो ना हो, वोटर को खास फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स में खास फर्क नहीं आता। अगर 10 वोटर है तो 10 वोट करेंगे, 5 बचे तो 5 वोट करेंगे। मुद्दा अहम होता है, कैंपेन अहम होता है। रुक थोड़े ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, प्रश्नकाल अभी भी जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अश्विनी शाही मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रत्ना पांडे जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सर्वेश त्रिपाठी मेरे साथ हैं, एसपी का पक्ष रख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, निरंजन पोद्दार साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर्वेश, मुझे एक बात बताइए, अब बिहार में जिस तरह का नैरेटिव चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत कॉम्पीटिंग थे और हर कैंपेन में लग रहा था, हर मीडिया कवरेज में ये देखने को समझने को मिला था। और पर्सनली मुझे भी ये लग रहा था कि इस बार बिहार में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये तय लग रहा था कि जो आपका एलाई है, आपका जो अलायंस है, वो जीत कर आएगा, ये बिल्कुल श्योर लग रहा था। लेकिन जब नतीजे आए और वोटिंग परसेंटेज जब हमने देखा तो एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। पिछले 25 साल का वोटर पैटर्न मतलब धराशायी हो गया, उसकी धज्जियां उड़ गई थी। तो मुझे जो मेरा एनालिसिस ये है कि मुझे लगता है कि वोटर्स की संख्या इज मैटर नहीं करता है, दैट डजंट मैटर। मुझे लगता है आपका कैंपेन कितना स्ट्रांग है, आप किन मुद्दों पर मैदान में गए हैं लड़ने के लिए, आपका नेता जो है उसके चेहरा, उसकी बातें कितनी प्रोमिनेंट है, मुझे लगता है ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आई एम श्योर आप इतने सारे इलेक्शन देख रहे हैं, मुझे लगता है एसआईआर वैसे मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, देखिए एसआईआर मुद्दा है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही बात है। और वो जो जिस स्टेटमेंट पे चर्चा शुरू हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिस स्टेटमेंट पे चर्चा ये की गई थी, उसकी पहली 4 लाइनें यही कहती थी कि ये जो बौखलाहट है वो इस बात का द्योतक है कि भाजपा जो है वो उनमें, क्योंकि आप ध्यान दें
पिछले कुछ दिन के घंटाक्रम में, आप जर्नलिस्ट हैं, आप और अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे इस पर। जी। ये जो कई तरह की मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग धड़ों की भाजपा में, ये कोई वैश्य, राजपूत, ब्राह्मण, हाँ। जी। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा कि ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ ऑल इज नॉट वेल। तो हमसे जो ये अनुभवी नेता है, जो विधायक गण है, अगर इनको अलग अलग जो है गुटों में बंटना पड़ रहा है, तो वो उनको साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। दूसरा, अगर मैनिफेस्टो की बात करें हम, अमित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे हतप्रभ थे, वैसे हर जो वोटर है वो हतप्रभ था, क्योंकि सबको दिख रहा था कि बिहार में चेंज आने वाला है, और वो उसी बेसिस पर दिख रहा था कि ये जो मैनिफेस्टो होता है, अब दिल्ली सरकार का, दिल्ली में भाजपा का मैनिफेस्टो था कि प्रदूषण रहित दिल्ली होगी, और अब दे आर क्लूलेस अबाउट इट। अब मुख्यमंत्री कुछ और ही कहते हैं कि 27 महीने चाहिए। एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है वहां पे वो माफी मांग ले रहे हैं, AQI टेम्परेचर हो गया है, वो कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग। तो मैनिफेस्टो के आधार पे अगर होता तो ये सरकार में नहीं होते, पहली बात। और मैनिफेस्टो और इनका भागने की बात कर रहे थे अभी हमारे बड़े भाई है शाही जी, वो कह रहे थे भागने की बात। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब संसद में सत्र चल रहा था अभी विंटर्स का, तो ओमन और मस्कट हमारे प्रधानमंत्री भाग गए थे जब जरूरी चर्चा की जरूरत थी। तो भागने में तो प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है, उसमें तो उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। कि एक तो इतने छोटा सत्र था, प्रदूषण जैसे बड़े बड़े मुद्दे थे जो जिस पे चर्चा होने की जरूरत थी, जो चर्चा हो भी नहीं पाया। और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सबसे बड़े नेता जो है देश के, वो देश में थे ही नहीं। उनके लिए ओमन मस्कट, उनको भी पता था कि प्रदूषण में यहाँ सांस लेना दिक्कत होगी दिल्ली में, तो इतने तो समझदार हैं वो कि दिल्ली से बाहर चले गए कि कम से कम सांस तो ले सके, तो वो चले गए। तो अगर ये जो मुद्दे हैं, सही बात है, भाजपा के पास मुद्दा है ही नहीं। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग SIR हियर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, किन मुद्दों पे लड़ेंगे ये? कोई लॉ एंड ऑर्डर धराशायी है। आपने अभी देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में एक दोषी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जिसको सजा मिली हुई थी, वहां से वो उसको तो हाई कोर्ट का आदेश आता है, उसमें जो पीड़िता है वो बेचारी 3 औरतें बैठती हैं सड़क पे और उनको प्रशासन खींच के ले जाता है वहां से। तो लॉ एंड ऑर्डर इनका ध्वस्त है। इनके हाथ में एक कोडीन भैया के जो छोटे भाई हैं वो बाहर चले गए, भाग गए, उनको तो सरकार पकड़ नहीं पाई। वो यहाँ से दुबई चले गए, उनका कोई आज तक पता नहीं चल पाया। तो भागने वालों को तो ये सरकार वैसे भी नहीं रोक सकती। तो मुद्दे तो इनके पास है नहीं, इनके पास यही मुद्दा है। और वो जो बेसिक मैथमेटिक्स, मैं फिर आता हूं उस पर, 85% की बात की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मैंने इसलिए कहा इंजीनियर है, वो समझदार है। सही कहा था शाही जी ने कि वो इंजीनियर है, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। 15% का मार्जिन उसमें उन्होंने छोड़ा है कि 15% में हो सकता है और हमारे भी वोट हो। तो वो बेसिक एनालिसिस। और रही बात इसकी कि ऐसा नहीं है कि कट हो सकता है कि हर आदमी की एनालिसिस सही हो जाए, चाहे कोई कितना भी डिजिटलाइज हो। 400 पार तो भाजपा भी जा रही थी ना 2024 में, 400 पार तो वो भी जा रही थी, गई तो नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एनालिसिस किसी की भी सही होती है, हो जाएगी। वो जो बेस एनालिसिस है उसका तथ्य भी दिखा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इज अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ समाजवादी पार्टी, वी आर अबाइडिंग इट, वी स्टिक बाय इट। तो हम अभी भी उसी की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे लेके ही जा रहे हैं, मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। हमारे लिए प्रदूषण भी मुद्दा है, हमारे लिए सुरक्षा मुद्दा है, हमारे लिए महिला सुरक्षा मुद्दा है, और हमारे लिए हर छोटी चीज जो जनता का मुद्दा है। SIR पे भी दिक्कत हमसे ज्यादा जो वहां आत्महत्या कर रहे थे, जो जाने जा रही थी, एक भी निरीह प्राणी अगर उसकी जान जा रही है तो वो हमारे लिए मुद्दा है। हम राजनीति इसी की कर रहे हैं, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। जनता संप्रभु है, हम यहाँ सत्ता की केवल राजनीति करने नहीं आए, हम जवाबदेह हैं। हम 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते हैं, उसके हर प्रत्येक आदमी के लिए जवाबदेह होते हैं, हम प्रदेश के लिए जवाबदेह हैं। 16 करोड़ में 4 करोड़ की बात हो रही थी, 2.89 करोड़ बहुत बड़ा मुद्दा है वो। राइट। 16 करोड़ जनसंख्या की बात हो रही थी। और अगर सब कुछ सही होता, अगर चुनाव आयोग ने सब कुछ सही किया होता, तो ये जो अवधि है ये बढ़ती क्यों चली जाती? यानी कि वो सही तैयारी नहीं की गई थी। आप कोई भी नियम लाते हैं तो पहले उसकी तैयारी की जानी चाहिए, प्रिपरेशन करते हैं। हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। राइट जी, ठीक है। रत्ना जी, आपको भी लगता है SIR का मुद्दा बैकफायर करेगा बीजेपी के लिए? निरंजन पोद्दार भी ये बात कह रहे हैं, उनको भी शंका इस बात की है कि SIR के मुद्दे को विपक्ष जिस तरह से उठा रहा है, क्या यूपी का वोटर ऐसा समझदार है, इतना सेंसिटिव है कि इस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, गरीबी, नौकरी जैसे मसलों के साथ साथ आपको लगता है SIR का मुद्दा काम करेगा? रत्ना जी। जी, जहां तक बात है यूपी के वोटर की, तो वो बिल्कुल समृद्ध, शिक्षित और सुव्यवस्थित वोटर है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं खुद यूपी से ही हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि बीजेपी के लिए बैकफायर तो बीजेपी खुद ही करेगी। उनकी अंदरूनी कलह है। दिल्ली चाहता नहीं कि योगी जी रिपीट हो, योगी जी यूपी छोड़ेंगे नहीं, तो ये कलह उन्हें ले बीतेगी खुद ही। और इसी वजह से इनका कोई भी एजेंडा वर्केबल नहीं हो पा रहा यूपी में। ये सबको ही समझ रहा है जो राजनीति में जरा सी भी दखल रखता है।
इनकी महत्वाकांक्षा ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है। रही बात कि आप बोल रहे हैं SIR या मुद्दे कितने वैलिड होते हैं चुनाव की तरफ, मुद्दों की ही राजनीति चल रही है। 200 पार वालों को बैसाखी की सरकार सिर्फ संविधान के मुद्दे से राहुल जी ने दिलवाई है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि मुद्दे भारत का हर वोटर समझता है, कोई भी ऐसा नहीं है। क्या महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है महिला अपराध में NCRB के डेटा? क्या यूपी का वोटर इसे नहीं समझ रहा है? SC ST में अपराध में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं, क्या ये हमारे गौरव की बात है? क्या यूपी का वोटर इसे नहीं समझ रहा है? सब समझ रहे हैं और सब आने वाले चुनाव में इसका, लेकिन इनका करप्ट सिस्टम जो उस दिन बात की गई थी, मैं आज फिर दोहराऊंगी, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है। इलेक्शन कमीशन PMO का एक शाखा बन के काम करता है और SIR उसको प्रभावित करने, उसको हेल्प करने के लिए एक टूल किट की तरह यूज किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ चुनाव जीतना, जो प्रियंका जी ने कहा है हम वही कहेंगे, चुनाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, हम देश की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इस मुद्दे से नहीं हटेंगे कि SIR एक चोरी है जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मेरे नागरिक अधिकार। और ये बात कर रहे हैं, है हिम्मत तो साफ बता दें कि नागरिकता ये NRC नहीं करा रहे हैं। SIR की आड़ में एक्चुअली तो NRC कराई जा रही है देश में। क्यों 2003 को बेसियर बना रहे हो? क्यों बना रहे हैं बताइए? क्योंकि 1999 से 2003 के बीच आपकी सरकार ने जनसंख्या, जो हमारा बर्थ राइट्स का आर्टिकल 1955 का है, उसमें चेंजेस किए हैं। हमारे नागरिकता कानून में आपने चेंजेस किए हैं, इसलिए आपने 2003 को बेसियर बनाया है। बताइए कि आप नागरिकता नहीं कर रहे हैं। इसलिए कानून को, चुनाव आयोग को फर्क ही नहीं पड़ता कि एक घर में 1000 वोटर क्यों दिखाए जा रहे हैं जी, क्योंकि उनकी मुद्दा ही नागरिकता का जवाब ले लेते हैं रत्ना जी। ठीक है, किया जा रहा था वो पूरे देश में किया जा रहा है। ठीक है, रंजन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस तरीके से किया जा रहा है कि घुसपैठियों को हटाते हटाते अब भारत का मूल निवासी भी आपके शक के दायरे में अपने कानून उसको भी साफ कर दिया। अश्विनी जी, बैकडोर NRC चल रही है क्या ये SIR के बहाने? बहुत आरोप लगते हैं आप लोगों में भाई ये तो। देखिए, अभी हमारे सर्विस भाई ने तो कह दिया कि कोई मुद्दा ही नहीं है, इनके पास कोई वो नहीं है, तो ठीक है भाई, मुद्दा होता तो ये लोग जो है हिंडनबर्ग पे सवाल उठाया, सदन से भाग गए, मणिपुर पर उठाया भाग गए, पेगासस पर उठाया भाग गए। तो ये भागने का काम तो उधर ही होता है भाई, यहाँ नहीं होता। हम तो जवाब देने की बात करते हैं सर्विस भाई। मणिपुर पे कौन भाग गया? कौन से देश में हो रही थी? किसी और संसद में हो रही थी क्या? सर्विस भाई, मणिपुर में कब हुई सर्विस भाई, अब जवाब तो सुन लीजिए भाई, आप लोग जवाब सुन लीजिए। रत्ना जी ने बहुत बढ़िया बात कहा, मैं सुन रहा हूँ भैया, मैं सुन रहा हूँ, एकदम सुन रहा हूँ। की शाखा सुन लेते हैं। रत्ना जी ने कहा PMO की शाखा है इलेक्शन कमीशन, और उसी ने जो है वोट चोरी कर दिया भाजपा का 61,000। सर्वेश भाई ध्यान दीजिएगा, PMO की शाखा, अभी रत्ना जी ने तुरंत कहा है। और दूसरी बात, यही कंट्राडिक्टरी, आपके यहाँ एक शिक्षाविद है, आपके सांसद है सर्वेश भाई, राजीव राजी तो हर शो में चिल्लाकर कहते हैं कि 20,000 वोट हमारे हर उससे काट दिए गए, हर जगह से कट गए हैं। अब 61,000 हमारे कट गए, ये कहां से आ गया आंकड़ा, ये नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आ रहा है। तीसरी बात, अखिलेश यादव जी दूसरे व्यक्ति हैं उमर अब्दुल्ला जी के बाद इस देश में, जिन्होंने अपने ही जो साथियों को एकदम वास्तविकता से परिचित कराया है कि भाई देखो, वोट चोरी नहीं है, कहीं मामला वोट चोरी का नहीं है, EVM एकदम फिट है, सब कुछ सही है, अपने लोगों को लगाइए, अपनी जो है वोट की रक्षा करिए, कोई नहीं जा रहा है, आप उन तक पहुंचिए। अखिलेश जी ने उमर अब्दुल्ला जी के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जो इंडिया अलायंस को आईना दिखाने वाले। सबसे बात, 3-4 बातें कहा हमारे सर्वेश भाई ने। मैनिफेस्टो पर चुनाव नहीं लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। एक मैनिफेस्टो हमारा उठाकर देख लीजिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है और आज तक जितना मैनिफेस्टो में लिखा है, सबसे ज्यादा वादे हमने ही पूरे किए, बड़े बड़े। राम मंदिर से ले लीजिए, 370 ले लीजिए, एक विधान एक निशान, हमने सब वही किया था, सब हमने किया, और हमने सब वहां पर पूरे किए। मैनिफेस्टो पर हम चुनाव लड़े। राम मंदिर आपने किया क्या? रुकिए भाई, रुक जाइए बीच में। राम मंदिर कोर्ट अपने कंटेम्प्ट मत करिए, कंटेम्प्ट रुकिए ना, हमारे एजेंडे में था, वो कोर्ट से वोट ठीक है, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने किया, नहीं कोर्ट ने किया, हम भी कह रहे भाई, लेकिन एजेंडा तो मेरा था, एजेंडा हमारा था, आपका नहीं था, समाजवादी पार्टी का नहीं था, अभी तक आया नहीं है। POK था आपका। सुन लेते हैं सर्वेश जी, सुन लेते हैं सर्वेश जी, लेट्स हियर हिम जी। हाँ,
सर्वेश जी सुन लेते हैं। हाँ। अमित जी, हाँ। प्रदूषण की बात अभी कर रहे थे सर्वेश जी की प्रदूषण है। मुझे हमारे ही एक सांसद जो है हुकुमदेव नारायण यादव जी का वो भाषण याद आ गया 2014 का, कि भाई भारतीय जनता पार्टी से आपको बड़ी अपेक्षा है और वो अपेक्षा होना भी चाहिए। लेकिन भाई अभी 9 महीना हुआ हम लोगों को, तो 9 महीने का आदमी जो है बच्चा अभी क्या बच्चा पैदा कर सकता है, ये उन्होंने सदन में कहा था। मैंने वो कोट अनकोट उन्हीं की बात बोल रहा हूं। तो भाई 15 साल रत्ना जी की सरकार थी दिल्ली में, इनकी सरकार अभी 11-12 साल सरकार अभी आम आदमी पार्टी की थी। इतने दिन का प्रदूषण आप लोगों को 10 महीने में ही दूर होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से आपकी अपेक्षा सही है, क्योंकि हम हर अपने वादे पर खरे उतरते हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। इंतजार करें कि आप बच्चा पैदा करेंगे। कोडीन भैया का इसमें यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन सर्वेश जी ने कोडीन का मामला उठाया। लेकिन कोडीन में तो रवि यादव से लेकर अमित यादव जितने हैं सारे जो सफाई है, और सारे सफाई में 78 गिरफ्तार। अरे अमित टाटा और शुभम देखिए भाई क्या है इन लोगों का, मैनिफेस्टो पूरा कर दिया अमित भाई क्या है। ठीक है, सुन लीजिए सर्वेश रत्ना जी, उनको बात रखने दीजिए। आप लोगों के बीच में वो नहीं बोल रहे थे, रत्ना जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। I'll give you time. मैंने Let's make it a good debate. किसी के बीच ये अश्विनी जी, हाँ, ये विचलन भी अच्छा है अमित भाई, विचलन भी अच्छा है। मुझे ये लग रहा है कि मैं हिट कर निशाने पर हिट कर, तभी ये विचलन हो रहा है विरोधी दलों का। अच्छा है, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोडीन भाई को अपना वो करिए ना कि सारे सफाई, रवि यादव, अमित यादव, सारे सफाई ही आरोपी 78 गिरफ्तार हैं। तो सब जो है इस समय तस्करी में लिप्त है उत्तर प्रदेश में कोडीन के। बात करनी हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग पर बात करिए। सर्वेश जी बोलिए अपने नेता से कि तमिलनाडु में बनता है, हिमाचल में बनता है, वहां पर बंद करा दिया जाए। तो कोई नहीं बोलना है, तो आप यहां बैठकर बोलेंगे तो कोडीन का कोई मतलब नहीं होगा। और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का, दूसरे कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस का विधायक कहता है कि हमको योगी वाला जो है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। अब बताइए, मैं तो नहीं कह रहा हूं, वहां तो कांग्रेसी विधायक है। तो लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का था। जितने माफिया जो कुत्ते खिलाया करते थे आपके नेता, वो नहीं रहे देखने के लिए। अब संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, जिसको मान लीजिए। ठीक है अश्विनी जी। निरंजन पोद्दार, सर्वेश आई कम टू यू। निरंजन जी, ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बोलें और मैं रत्ना जी को और सर्वेश जी को क्लोजिंग के लिए टाइम दे पाऊं। ठीक है निरंजन जी, आई गिव यू 3 मिनट्स। देखिए अमित जी, जितना मैं राजनीति को समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हारने के लिए बड़ी उत्सुक है। चुनावों की बात कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष जो है, विशेषकर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वो कहता है नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को हारने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और ये चीज देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। भाई अभी जो विद्वान प्रवक्ता यहाँ पर जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि एनआरसी हो रही है। भाई एनआरसी, आप एनआरसी के विरोध में क्यों है? अगर राष्ट्र के लिए एनआरसी हो रही है तो आपको तो ताली बजानी चाहिए। जनता तो प्रशंसा करेगी इस चीज की। निरंजन पोद्दार तो चाहता है कि इस देश के अंदर एनआरसी हो। जो भी आदमी राष्ट्र से प्रेम करेगा, वो ये चाहता है कि देश के अंदर निश्चित रूप से गहन रूप से एनआरसी हो। और आप कहते हो एनआरसी हो रही है और उसको आप मुद्दा बना रहे हो। रही बात दूसरी बात, देखिए अमित जी, आप पॉल्यूशन का मुद्दा बनाइए, आप दूसरा मुद्दा बनाइए। मुद्दों के साथ आज जनता उसका समर्थन भी चाहती है। मैं ये कहूं कि अमित जी, फलाना काम आपने ठीक नहीं किया, तो भाई ठीक कैसे होगा, उसका मुझे एक रोड मैप देना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो धरातल का कैडर है, वो जिस तरीके से निष्क्रिय, या यूं कहें कि जिस तरीके से निर्जीव हुआ पड़ा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के परिणाम इसी का नतीजा था। और 2027 में भी शायद, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ भरोसे की भैंस पाड़ा ले आएगी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अहम और वहम के अंदर जो जिस लवरेज है, तो यही अहम और वहम भारतीय जनता पार्टी को घातक कर सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा विपक्ष के ऊपर ज्यादा संदेह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आखिरी ओवर के अंदर ऐसी फुलटॉस देगा कि ये जो है चौके छक्के लेकर के दोबारा से। ठीक है, पॉइंट है। रत्ना जी, क्लोजिंग कमेंट में आपको 1 मिनट दे रहा हूं। रत्ना जी प्लीज सम अप करिए डिबेट को, फिर मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगा। आदरणीय पोद्दार जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनआरसी अगर खुले रूप से की जाए, सरकार इसका अधिकृत
घोषणा कर दे कि मैं एनआरसी कर रही हूँ तो शायद मैं स्वागत कर लूंगी। धोखा मुझे पसंद नहीं है व्यक्तिगत तौर पे भी, और राष्ट्र की एक सम्मानित नागरिक होने के नाते भी मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप कह रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं और कर रहे हैं एनआरसी की प्रक्रिया को, तो इस चीज को सुधरवाइएगा यदि आपकी पहुंच हो माननीय मोदी जी तक। दूसरी बात कि हम सक्रिय नहीं है इसलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुद्दों की राजनीति बीजेपी शुरू कर दे तो ये सेल्फ हार जाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम लड़ाने के सिवा, घुसपैठिए की अफवाह फैलाने के सिवा। इनके यहाँ दवा के नाम पर नशे का कारोबार मुख्यमंत्री की नाक के नीचे चल रहा है। बनारस में पैदा होने का मोदी जी को गर्व है, उसी बनारस में वो बनता है, लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं है। मुझे बेहद कष्ट है इस बात का कि उत्तर प्रदेश को ऐसे एनसीआरटी में पूरे क्राइम कैपिटल और बाकी नशे की एक राजधानी और स्टेट बना दी। फाइन पोद्दार साहब, सिर्फ मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, मुझे भी 2 कमेंट और लेने। हाँ पोद्दार साहब। ऐसा है अमित जी, जितना मैंने दुनियादारी सीखी है देखी है बहन जी, आप ये समझ के चलिए कि अगर मेरे स्वास्थ्यवर्धक दवा है वो चाहे मुझे धोखे से दी जाए चाहे मुझे खुले में दी जाए, लेकिन वो अगर मेरे स्वास्थ्य को, मेरे राष्ट्र को, मेरे परिवार को अगर वो लाभ पहुंचाती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आपको भी अगर आप राष्ट्र प्रेमी हैं तो आपको भी स्वागत करना चाहिए। ठीक है पोद्दार साहब, पॉइंट टेकन। सर्वेश, क्लोजिंग कमेंट, 1 मिनट टू यू सर्वेश। हाँ। देखिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई अश्विनी जी बोल रहे थे अभी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था पिछली सरकार में। अभी जो है स्थिति ये है और बहुत साफ है कि वन डिस्ट्रिक्ट सेवरल माफिया हैं, वन स्टेट सेवरल माफिया चीफ मिनिस्टर्स हैं। हाँ, सेवरल माफिया, वन स्टेट सेवरल चीफ मिनिस्टर्स एंड वन नेशन सेवरल एस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर्स। ये बेस है जिसके नाते हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा अपने आप में अपने अंतरकलह में जीत हारने की तरफ बढ़ रही है। अलग अलग गुटों की मीटिंग चल रही है, कोई लिट्टी चोखा खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, कोई मलाई खा रहा है, जिसके नाते लोग लिट्टी चोखा खा रहे हैं, और कभी कहीं कुटुंब हो रहा है, कहीं कोई परिवार हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। तो इस नाते अलग अलग होता रहेगा और ये अपने आप लड़के जो है जनता को दिखाई दे रहा है कि इनके पास दूसरी बात, अब इनके पास इनका देखिए तर्क भी यही था कि 21 साल हम इंतजार करें, 21 साल में बच्चा पैदा करेगा तब तो प्रदूषण खत्म होगा, जिनका इन्होंने कोट किया। तो इनके पास ये भी प्रदूषण के लिए क्लूलेस है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इन्होंने बोला यादव, अमित यादव और पता नहीं किसका नाम लिया। सरकार आपकी, लॉ एंड ऑर्डर आपका, जिसकी भी पार्टी का है, हम साफ साफ कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले दिन से कह रहे हैं जिस भी पार्टी का पकड़ के लाइए ना। आप आपका तेल तो खत्म हो चुका है, लाइए बुलडोजर चलाइए। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, बीजेपी प्रवक्ता सर, क्लोजिंग 1 मिनट आपको। हाँ जी अमित भाई, देखिए कितनी अच्छी चीज है कि इस समय मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहे इलेक्शन कमीशन कितना बढ़िया काम कर रहा है। जो लोग बिलबिलाते थे बुलडोजर के नाम पर, उनको बुलडोजर अच्छा लगने लगा। तो वही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फातिया पढ़ने लायक नहीं वो करेंगे। वो अब कौन डाकू था वहां पर बुलाकर जो है मिले थे उसके परिवार से, वो फातिया ही पढ़ना हुआ था, छोड़िए उसको। अभी यहाँ की बात मैं करना चाहता हूं कि देखिए जिस तरीके से बिहार में मुर्दे वोट नहीं डाल पाए, वो 5 मुर्दे भी दिल्ली में नहीं प्रेजेंट हो पाए, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ना मुर्दे वोट डाल पाएंगे, ना जिसको इन लोगों ने बसाया है यहाँ आधार कार्ड और वो देकर, क्योंकि टार्च लेकर पुलिस भी खोज रही है। और पश्चिम बंगाल में तो मोहल्ला मोहल्ला खाली हो गया था कि भाई वहां पर फार्म भरने की जगह नहीं मिल रही थी। तो ये तो धन्यवाद हम करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि कम से कम उन्होंने पूरे देश में, हाँ अश्विनी जी, पूरे देश में एक सही वोट का कम से कम सही वोटर सामने लेकर रखा। ठीक है पोद्दार साहब, बिल्कुल वक्त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, रत्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सर्विस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यूपी में 27 में चुनाव होने और यूपी की सियासत का एक फलसफा है कि दिल्ली पहुंचना है तो यूपी से होकर जाना है। 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें और सबसे अधिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े नेता यूपी ने दिए हैं। देखना होगा एसआईआर का मुद्दा असर करता है कि बीजेपी फिर से एक बार बाजी मार कर ले जाती है। प्रश्नकाल में वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा।